जोमेटो के बारे में एक फिर से बात उठ कर के आ रही है कि क्या जोमेटो अब ये 41 रुपीज़ के बाद जो ये है, ये अब एक रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या जोमेटो फिर सस्टेन करेगा? जैसा कि जेफरीज अपने रिपोर्ट में बार बार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी भी इसमें वैल्यूएशन है और अभी भी जो है ये काफ़ी ऊपर तक जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने 100 का टारगेट दिया है। हाँ, ये बात और है कि जेफरीज जो है वो शुरू से कहते आ रहे हैं। पहले उन्होंने 170 का टारगेट दिया था, फिर 150 का ही टारगेट दिया, फिर 120 का टारगेट दिया और अब 100 का टारगेट दे रहे हैं। तो जेफरीज जो है, जो कि जोमेटो को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद अपने टारगेट को बार बार नीचे की तरफ लेते चले आ रहे हैं। तो उसके पीछे रैशनल है, वो खुद जानते हैं। और वो क्या रीज़न है, वो सीधी सी बात है, हमें समझ में आता है कि जब भी कोई ब्रोकरेज अपग्रेड होता है, दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एनी कंपनी और एनी शेयर। लेकिन जो ब्रोकरेज डाउनग्रेड है कि पहले 170 से शुरू किया और वो अब गिरते गिरते 100 आ गए, ये कहीं से भी एक साउंड फ्यूचर की तरफ इंडिकेट नहीं करता है। अब ऊपर से इस पर एक और बात आ गई कि जैसा कि जो है ये 41 क्यों, क्या प्राइस है? 41 वो प्राइस है जो आप आज से एक साल पहले वैल्यूएशन गुरु अश्वत्थ दामोदरन जी ने प्रेडिक्ट किया था कि जब ये आईपीओ लॉन्च हो रहा था, तभी उन्होंने कह दिया था कि मैं इस शेयर की वैल्यू 41 के आसपास देखता हूं। अब जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बता दूं कि अश्वत्थ दामोदरन जो है पूरे वर्ल्ड में वैल्यूएशन गुरु माने जाते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके के एसेट का वैल्यूएशन, चाहे वो शेयर्स हो या ऑप्शंस हो या और भी किसी तरीके के, तो वो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के मास्टर हैं। और दुनिया भर में लगभग जितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब के सब वैल्यूएशन टॉपिक पर एक ही बुक प्रेफर करते हैं, और वो है अश्वत्थ दामोदरन की। चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो, वैल्यूएशन अगर किसी को पढ़ना है और समझना है, तो वो केवल और केवल एक ही ऑथर की बुक रेफर करता है, और वो है अश्वत्थ दामोदरन। तो अब आइए, इस बार अश्वत्थ दामोदरन ने क्या कहा। अब अश्वत्थ दामोदरन जी ने अभी रिसेंटली अब एक नया टारगेट दिया है जोमेटो के लिए, जो कि अभी करंट प्राइस से और 10 रुपए नीचे है। यानी कि अभी प्राइस अगर 45 46 चल रही है, अब नया टारगेट उनके हिसाब से आया है 35 का। अब हो सकता है कि मार्केट उसको और नीचे लेके चला जाए, या हो सकता है मार्केट वहां तक न जाए। लेकिन उसके पीछे क्या रैशनल है, वो हम अश्वत्थ दामोदरन जी की कैलकुलेशन से खुद देखेंगे। और कोइंसिडेंटली मेरे पास अश्वत्थ दामोदरन जी की वो एक प्रेजेंटेशन शीट है जिस पर उन्होंने कैलकुलेशन किया और उसने रैशनली दिया है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही आपको ये भी जानने का मौका मिलेगा कि वैल्यूएशन गुरु जो हैं वो किस तरीके से, ऐसा नहीं कि उन्होंने बस वो नींद से उठे और कह दिया कि इसकी वैल्यूएशन इतनी है, किस तरीके से और कितनी मेहनत और कितने एनालिसिस के साथ और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि किस शेयर की वैल्यू कितनी है, जो कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है। जो लोग जानते होंगे, जो फाइनेंस स्टूडेंट्स होंगे या जिन्होंने अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अपने कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो उनको पता होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर मार्केट में उस शेयर की रियल वैल्यू कही जाती है। ठीक है, जिसको आईवी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, रियल वैल्यू। और अगर उसके ऊपर शेयर है तो उसको ओवर वैल्यूड मानते हैं, अगर उसके नीचे है तो वो अंडर वैल्यूड मानते हैं। और यही वो इंट्रिंसिक वैल्यू है जिसके ऊपर बेंजामिन ग्राहम का पूरा इन्वेस्टमेंट का जो है फंडा है, जिसको कि फॉलो करते हैं वॉरेन बफेट, और वो उसको उसी के साथ इन्वेस्ट करते हैं और उसी के साथ उन्होंने इतना ह्यूज बिल्डअप खड़ा किया, और इसी को कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। यानी कि जहां आपको वैल्यूएशन गैप दिखे, वहां पर आप पैसा डालो, मार्केट धीरे धीरे उस वैल्यूएशन गैप को फुल कर देगा। कहने का मतलब क्या, अगर मार्केट में किसी शेयर की वर्थ या उसके इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है और मार्केट में उसकी प्राइस अगर 50 चल रही है, तो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस 50 वाले शेयर्स को खरीद लेते हैं, और जब वो 100 और उसके आसपास पहुंचता है तो वो उसको सेल कर देते हैं ताकि वैल्यूएशन गैप फिल हो गया। ठीक है, अब कुछ लोग सेल करते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय पार होता जाता है, कंपनी की अगर प्रोग्रेस अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी साथ में बढ़ती चली जाती है, और फिर वहां से उनको बहुत अच्छा एक रिटर्न मिलता है। ये है वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो आइए अब स्क्रीन पर चलते हैं और हम वैल्यूएशन गुरु अश्वत्थ दामोदरन की जो नई प्रिडिक्शन है जोमेटो के बारे में और किस बेसिस पर उन्होंने कहा, उसके बारे में बात करते हैं, जिसके लिए डायरेक्टली हम स्लाइड को देखते हैं, उनकी खुद की प्रेजेंट की हुई।
ये है, मैंने इंट्रोडक्शन के लिए किया है, ये इंट्रोडक्शन के लिए मैंने दिया हुआ है कि जो लोग नहीं जानते हैं वो पहचान लें। ही इज वैल्यूएशन गुरु अश्वत्थ दामोदरन। ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस हैं, स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में। ठीक है, अब इन्होंने देखिए, ये उनकी प्रेजेंटेशन है, इसमें अश्वत्थ दामोदरन जी का नाम लिखा हुआ है। उन्होंने क्या कहा है कि जस्ट ईयर अगो मैंने जोमेटो को वैल्यू किया था 41 रुपीज पर शेयर। और ये बात आज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हम बार बार अश्वत्थ दामोदरन जी की बात क्यों कर रहे हैं, ये भी बता दूं, क्योंकि इनकी प्रोडिक्शन एग्जैक्टली और एक्यूरेटली सही हुई। ये प्रोडिक्शन उन्होंने तब किया था जब जोमेटो एक मच हाइप्ड आईपीओ था। लोगों ने कहा कि अरे ये तो बहुत बड़ा आईपीओ है, 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप के साथ ये लिस्ट हो रहा है और बहुत अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। और तब इन्होंने कहा था कि ना, मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 41 होनी चाहिए थी। इसकी जो लिस्टिंग है वो लिस्टिंग ही ऊपर हुई थी और अलॉटमेंट 74 76 के आसपास हुआ था। तो ये जो है उस समय उन्होंने कहा था। और देखिए, अपनी बातों पर स्टैंड करना, अपने नॉलेज पे स्टैंड करना और बाद में ये प्रूफ होना, ये कहता है कि नॉलेज मैटर्स, एक्सपर्टाइज मैटर्स, वैल्यूएशन मैटर्स। तो अब देखिए, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जब उन्होंने 41 कहा था तो मार्केट हैड अ क्लियरली डिफरेंट व्यू, क्योंकि जब 41 कहा तो लोगों ने इसे नहीं माना और उसके बाद ये कहां तक गया, ये 169 पर शेयर तक गया 21 में। लेकिन सीधे 1 साल के बाद जुलाई 26, 2022 को स्टॉक 41.65। इतनी एक्यूरेट भविष्यवाणी तो मुझे लगता है कोई ज्योतिषी भी नहीं कर सकते हैं, कोई साधारण ज्योतिषी तो नहीं कर सकते। अगर कोई बहुत विरले कोई ज्ञानी होगा, मैं उनकी बात नहीं कहता, मुझे उनकी जानकारी नहीं है, बट ये एक फाइनेंशियल प्रेडिक्शन है जो कि एक्यूरेटली सही हुआ। ठीक, अब उन्होंने नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि देखिए इन्होंने वैल्यूएशन किस तरीके से किया था। यहाँ पे थोड़ी सी छोटी स्क्रीन है, अगर मैं इसे बड़ा पाऊँ शायद तो आप लोगों को दिखे। मैं ट्राई करता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करने का, जिससे कि आप लोग इसको शेयर कर पाओ, स्क्रीन से बाहर नहीं चला जाए। हाँ, इन्होंने उस समय देखिए जुलाई 21 में उन्होंने ये कहा था और उस समय उनका जो ये था कि भाई अमेजन अभी नहीं आ रहा है और रिस्क और फेल्योर इसके लिए लो उन्होंने बताया था। और उन्होंने कहा था कि कंपनी हाई मार्जिन डिलीवर करेगी, एक्विजिशन करेगी और अपने जो कैश बैलेंसेस हैं और उसके हिसाब से कंट्री रिस्क को देखते हुए उन्होंने क्या किया था, इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट, ये सारी फिगर्स मिलियन में है, मैं आपको बता दूं ये सारी के सारे फिगर्स मिलियन में हैं। 2,25,000 मिलियंस की ये फिगर है। नेक्स्ट ईयर 337 मिलियन पूरी फूड डिलीवरी की, इंडियन मार्केट फूड डिलीवरी का है ये। और इसमें ग्रोथ कितनी होने वाली है, इसमें ग्रोथ होने वाली है 30% 2 to 5 ईयर्स में। फिर उसके बाद 6 to 10 ईयर्स में इन्होंने अज्यूम किया है कि ग्रोथ हो जाएगी 15.2%। ठीक है, और 10 साल के बाद इसकी जो पूरे इंडियन जो फूड डिलीवरी बिजनेस का जो मार्केट है वो कितना होगा, 19,61,979 मिलियन। तो ये इन्होंने कहा क्या कि इंडियन फूड मार्केट जो है वो 10 सालों में 25 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। अब मार्केट शेयर क्या है, जोमेटो का मार्केट शेयर उन्होंने पकड़ा है लगभग 40%। ठीक है, कि लगभग 40% ये मार्केट शेयर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वो रेवेन्यू इनकी इन्होंने अज्यूम करी कि भाई रेवेन्यू 10 साल में किस तरीके से ग्रो करेगी। बेस ईयर की रेवेन्यू ये है। ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, अभी शुरू में बेस ईयर में -24, -10%, फिर धीरे धीरे बढ़ करके 10 सालों में 35% का जो है वो मार्जिन आ जाएगा। टैक्स रेट उन्होंने अज्यूम किया है कि इंडियन कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% है और वो 30% आप देखो यहाँ पर उन्होंने उसको एज्यूम करते हुए यहाँ बता रहे हैं कि ये इनका टैक्स रेट चल रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है 30% का। री इन्वेस्टमेंट इन्होंने एज्यूम किया है कि कंपनी जो है अपनी मनी को, अपने बिजनेस में जो मनी अर्न करेगी उसको कहाँ री इन्वेस्ट करेगी, तो ये 5% यहाँ पे, फिर 2.5%, 2 to 5, 3.5% और आफ्टर 10 ईयर्स 35%। जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, जब खर्चे कम हो जाते हैं तो कंपनी ज़्यादा री इन्वेस्ट करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल बेस ईयर में उन्होंने -7.15%, क्योंकि शुरुआत में कोई भी प्रॉफिट नहीं करता, बट अजम्पशन उन्होंने लिया कहाँ पे कि रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है ये ROIC, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है 2 to 5 ईयर्स और 6, उन्होंने 127% लिया है। उन्होंने क्या कहा कि न्यू वर्किंग बेनिफिट अलाउज फॉर हाई ROIC। ठीक है, न्यू वर्किंग बेनिफिट, एक तो क्या हो गया, कोविड के बाद से बहुत से एक तो फर्क पड़े कि भाई एक तो वर्क फ्रॉम होम हो गया
और जिस तरीके से अभी सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, कोविड के बाद काफ़ी लाइफस्टाइल चेंज हुई और काफ़ी चेंजेस जो हैं वो परमानेंटली रहेंगे। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि चलो 127% की इसकी जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगी और आगे जा करके फिर ओवर द ईयर्स में ये स्टेबलाइज होगा 12% के आसपास। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उन्होंने एज्यूम किया तब 10.25% और फिर 6 साल के बाद 8.97%, यानी कि 8.9 या 9% के आसपास जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी। अब ये ध्यान रखिए, इन्होंने 1 साल पहले कहा था, इसमें क्या था, 1 साल पहले हमें पता है कि पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट लो था, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो जब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट क्यों होती है, जिन लोगों को नहीं पता वैल्यूएशन के बारे में बता दूं कि वैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, कैश फ्लो को डिस्काउंट किया जाता है। कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू जब निकालते हैं तो उसको हम डिस्काउंट करते हैं, यानी 100 रुपए आज से अगर 1 साल बाद 100 रुपए मिलेगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको इंटरेस्ट रेट से उसको डिस्काउंट करते हैं। यानी एक एग्जांपल आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर 10% की इंटरेस्ट रेट है, यानी एफडी अगर आपको 10% रेट देता है और आज आप कितना निकालते हो, आज आप अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेगा 1 साल बाद 110। यानी इसी उल्टा अगर हम देखें तो 1 साल बाद जो 110 रुपए है उसकी आज की वैल्यू है 100 रुपए, तो वो 10 जो है वो इंटरेस्ट है। इसी तरीके से आगे के कई सालों की जो कैश फ्लोज हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया जाता है। ये एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन है कि आज की डेट में आगे मिलने वाले 1 लाख रुपए या जो भी प्रॉफिट होगा, इतने मिलियन, इतने बिलियन, वॉट एवर जो भी प्रॉफिट होगा, उसकी आज की डेट में वैल्यू कितनी है। ये देखिए इन्होंने कैश फ्लो, और ये कैश फ्लो डिस्काउंटिंग मेथड है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से निकालते हैं। इन्होंने क्या किया, ये ईयर निकाल लिया 1 से 10 सालों तक का टोटल मार्केट, टोटल इंडियन मार्केट जो है, जो फूड डिलीवरी मार्केट है, उसमें इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने ये केवल और केवल फूड डिलीवरी मार्केट का उन्होंने लिया हुआ था। उसके बाद मार्केट शेयर उन्होंने लगभग अज्यूम किया 40%, रेवेन्यू ये रही यहाँ पे, ठीक है। अब इबिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैश कहाँ आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वही कैश है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें से टैक्स को हम घटा देंगे, टैक्स को घटा देंगे क्योंकि टैक्स हमारा खर्चा है, कैश आउटफ्लो है, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा, डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश आइटम है तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया जाता है। री इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या निकला, फ्री कैश फ्लो, ठीक है, ये फ्री कैश फ्लो है। तो फ्री कैश फ्लो जब आ जाता है कि भाई इतना हमारे पास, इतनी बिजनेस के पास फ्री कैश फ्लो, यानी कि हमारे पास इतनी कैश बनी हुई है, तो शुरू के ईयर्स में देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, शुरू के 4-5 सालों तक नेगेटिव, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ पे, और ये लास्ट का टर्मिनल ईयर यानी कि लास्ट में ये टर्मिनल वैल्यू हम निकालते हैं कि जब सारा बिजनेस लास्ट में, जब 10 सालों के बाद जब लास्ट का जो पीरियड रह जाता है या लास्ट का जो बिजनेस है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, उसकी टोटल रेवेन्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो उन्होंने क्या किया कि टर्मिनल वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर ये सारी फिगर्स मिलियन में हैं, 5,78,790, ये मिलियन फिगर्स हैं रुपीज में। फिर वो प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने, अब ये 5,78,000 जो बाद में उसके एकदम लास्ट की जो वैल्यू रहेगी उसकी आज की वैल्यू कितनी है, तो वो 2,25,869 कंसिडरिंग ये इंटरेस्ट रेट, ये ध्यान रखिएगा। फिर वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस उन्होंने निकाल लिया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो है वो उन्होंने 10 सालों का निकाला, तो आज की डेट में 50,979 मिलियंस का आया रुपीस में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग एसेट निकाल लिया, एडजस्टमेंट ऑफ डिस्ट्रेस निकाला उन्होंने, इसमें से क्या किया, माइनस डेट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो निकाल दिया, प्लस कैश प्लस अदर नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, जो कैश और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हैं उनको ऐड कर लिया। फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी इतनी आई, माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑप्शंस वो भी घटा दिए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 7,946 मिलियन। इसके बेस पे उन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर निकाला कि भाई बिजनेस को की फेल्योर की प्रोबेबिलिटी कितनी, 10% है। इंक्लूड्स कैश प्रोसीड्स फ्रॉम आईपीओ, 90,000 मिलियन के कैश प्रोसीड्स फ्रॉम आईपीओ थे। अब इसके हिसाब से जब उन्होंने सारी की सारी वैल्यूएशन निकाली तो अब जाकर के इसकी वैल्यू आई 40.79, वैल्यू पर शेयर 40.79। ये है 41 का कैलकुलेशन जो इन्होंने उस समय किया था, ठीक है। अब ये शेयर ऑफर था कितने पे, 70। तो अब हम वापस थोड़ा सा बैक जाते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, और अब उसके बाद देखते हैं कि पुश बैक एंड रेस्पॉन्स उन्होंने क्या बनाया। अब ये उन्होंने एक
3 तरीके के स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर बनाए और तीनों पर इसी हिसाब से उन्होंने क्या किया, देखिए कोई भी केवल एक जब वैल्यूएशन करते हैं ना तो केवल एक वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन एक प्रोबेबिलिटी है। तो जब प्रोबेबिलिटी हम करते हैं तो देखिए ध्यान से ऊपर नीचे आप देखिए यहाँ पर कि ये ऊपर नीचे इस तरीके की वैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है। 3 सिचुएशन ली उन्होंने, प्लॉसिबल, थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक कि भाई ये जो है कहाँ कहाँ रहेगा, ये 5 मिलियन, ये देखिए मिलियन में ना ये 500,000 50,100,000 जो है ना ये मिलियंस में है फिगर, और उसका मार्केट शेयर 40, रेवेन्यू स्लाइस 25%, टारगेट मार्जिन 45% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.5%। तो इस सिनेरियो में 150 वैल्यू आती है। डिलीवरी स्टार अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इस सिनेरियो में डिलीवरी लीडर प्लस कंपटीशन, तो डिलीवरी लीडर प्लस कंपटीशन में जैसे ही रेवेन्यू स्लाइस थोड़ी कम हो जाती है, यहाँ पर जैसे ही कंपटीशन आता है तो रेवेन्यू स्लाइस कम हो गए, तो इस सिनेरियो में 61। फिर और थोड़ी सिनेरियो बढ़ी, हाई ग्रोथ डिलीवरी, रेस्टोरेंट डिलीवरी जगरनट, अब रेस्टोरेंट ने भी डिलीवरी शुरू कर दी, तो फिर यहाँ पर 25% मार्जिन में 94, फिर ये 22%, फिर ये 20%। तो इन्होंने क्या अलग अलग सिनेरियो लिए कि भाई ग्रोथ अगर एक बार ये 550,100,000 की है, फिर यहाँ पे 30,100,000 की है, फिर यहाँ पे 20,100,000 की है, फिर यहाँ पे जैसे जैसे ये घटता गया कि हो सकता है कि इतना बड़ा बिजनेस ना हो सकता है कुछ कम बड़ा हो बिजनेस हो। तो जैसे जैसे उन्होंने केस सिनेरियोज लिए तो 3 तरीके के, प्लॉसिबल, प्रोबेबल एंड प्लॉसिबल। इन दोनों की प्लॉसिबल मतलब जिसकी होने के चांसेस हो सकता है बट होने के चांसेस कम है, तो ये ऊपर के दोनों सिनेरियो प्लॉसिबल हैं, बीच में ये प्रोबेबल हुआ। तो प्रोबेबल सिनेरियो क्या कहता है कि प्रोबेबल सिनेरियो के हिसाब से अब इनकी वैल्यू देखिए इस रेंज में आ रही है। अब नेक्स्ट, अब प्राइसिंग गेम कैसी रही जुलाई जब ये लिस्ट हुआ, तो उस समय इन्होंने 41.65 उन्होंने उस समय किया था, 41.65 आज के इसकी लास्ट जो भी क्लोजिंग थी, ठीक है, 25 जुलाई को, 26 जुलाई को, तो ये रही। अब जुलाई 21 में जब किया था तो 80% ऑफरिंग डे के अंदर ये जंप किया था, 80%। उसके बाद क्या हुआ, अगस्त 10 को, ये उसका टाइमलाइन है, ये देखिए ये टाइमलाइन है जो कि दिखाती है कि हुआ क्या यहाँ पे। अगस्त 10 को रिजल्ट आया और सेल्स ग्रोथ जो है 26%, लेकिन लॉसेस बहुत बड़े हुए। 4 सितंबर को गौरव गुप्ता जो उसके को फाउंडर थे उन्होंने छोड़ दी कंपनी। कभी भी एक को फाउंडर जैसे ही कंपनी लिस्ट होती है और एक तरफ दिख रहा है कि उसकी जो स्टॉक हैं काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे हैं, जा रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, और उस समय को फाउंडर की कंपनी को छोड़ना कभी भी एक अच्छा साइन नहीं होता। इनसाइडर अगर कंपनी से बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली देखिए हमसे और नॉर्मल पब्लिक से, हमसे आपसे, उनको बहुत ज़्यादा पता होता है बिजनेस के बारे में, और अगर बिजनेस बहुत स्ट्रांग होता, बहुत अच्छा होता तो वो उसे छोड़ते नहीं। हो सकता है किसी पर्सनल रीजन से छोड़ें, या हो सकता है किसी अंदरूनी जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट से छोड़े, बट कुछ भी हो इट्स नॉट अ गुड साइन। उसके बाद क्या हुआ, जब नेक्स्ट क्वार्टर आया तो रिजल्ट और बुरा आया, लॉस और बढ़ गई, डिलीवरी कॉस्ट और बढ़ गई, और वहां से डिक्लाइन शुरू हुआ। अब आप देखिए लॉस तो कम हुए लेकिन उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो होने लगी। अब उसके बाद ये क्या हुआ, लॉस बहुत बढ़ गए, यहाँ पे मई 23 क्वार्टर Q4 22 में लॉस बहुत बढ़ गया, शेयर एकदम गिर गया, नीचे 50 के आसपास पहुंचने को हो गया। अब उन्होंने क्या किया, 24 जून को ब्लिंकिट खरीद लिया 4,447 करोड़, 4,447 करोड़ में उन्होंने ब्लिंकिट को खरीद लिया, जो कि बहुत बड़ा कैश आउटफ्लो था। ऑलरेडी कंपनी लॉस में चल रही थी, मार्जिन बढ़ नहीं रहे थे, उन्होंने क्या खरीदा, ब्लिंकिट। अब ब्लिंकिट के साथ इशू क्या है, आप इस बात को समझिए। ब्लिंकिट है ग्रोसरी डिलीवरी, ठीक है। ग्रोसरी डिलीवरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तो उसमें मार्जिन कम होता है, प्लस स्टिफ कंपटीशन है। ग्रोसरी डिलीवरी में बहुत स्टिफ कंपटीशन है। एक तो मैक्सिमम लोग भाई दरवाजे के सामने आ जाती है ठेला लेकर के, और वो सब्जियां बिक जाती हैं, उनसे हमारा एक रिलेशन भी हो जाता है, नॉर्मल जो पब्लिक है इंडिया की। तो ये जो डिलीवरी सिस्टम है ग्रोसरी की, वो मोस्टली कहाँ चलता है, मेट्रोज में। अब मेट्रोज में प्रॉब्लम क्या है कि लगभग हर अपार्टमेंट, हर सोसाइटी के एक तो अंदर शॉप होती है, या उससे लगे हुए जो उसकी कमर्शियल यूनिट होती है वहां पर शॉप होती है, जो कि खुद बस आप फोन करो या इंटरकॉम करो और वो आपके घर पहुंचा जाते हैं। प्लस उसके अलावा अगर इसकी बात नहीं करें, उसके अलावा दुनिया भर के इतने स्टार्टअप्स हैं ग्रोसरी डिलीवरी में। आप देखो हर दूसरे दिन आपको एक नया ऐप मिलेगा, ऑनलाइन अवेलेबल होगा,
कि आप ग्रोसरी ऐप में कि हम आपको 5-10 मिनट में पहुंचा देंगे, हम आपको ये पहुंचा देंगे, हम आपको वैसे पहुंचा देंगे, ऐसे पहुंचा देंगे। इसके अलावा जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे अमेजन है, वो भी अभी फुल फ्लेज ग्रोसरी में तो नहीं उतरी है, लेकिन उतर सकती है। और अमेजन और जो वॉलमार्ट हैं, जब ये उतरेंगे, तो जिसका फ्लिपकार्ट है वॉलमार्ट का, तो जब ये उतरेंगे तो इनके पास जो वार चेस्ट है, इनके पास जो वॉर चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और उस वॉर चेस्ट की वजह से ये बहुत तेज़ी से मार्केट को डैमेज और चेंज कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ, 25 जुलाई को लॉक इन पीरियड इनसाइडर सेलिंग के लिए बंद हो गया, खुल गया, सॉरी। लॉक इन पीरियड जो 1 साल का होता है, कि जो प्रमोटर्स इनसाइडर यानी जो एम्प्लॉयज और प्रमोटर्स होते हैं, उनका लॉक इन पीरियड खुला और उन्होंने धड़ाम से शेयर को बेचा। अब इसके अलावा देखिए अब क्या हुई, अब इन्होंने 2 चीजें कही। एक तो गुड न्यूज कही। गुड न्यूज क्या कही उन्होंने? गुड न्यूज कही कि भाई इनके हिसाब से कि केवल 2 ही कंपनीज हैं जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। डुओपोली है यहाँ पे, और डुओपोली में कौन सी है? जोमेटो और स्विगी है, जिसमें जोमेटो जो है वो ज़्यादा लीड कर रहा है, जोमेटो की प्रेफरेंस ज़्यादा है। तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, जिसको जीओवी बोलते हैं, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है वो 126% से ग्रो की है, ठीक है। और रेवेन्यू जो है वो 81% से रिसेंट फिस्कल ईयर में ग्रो किया, तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है इनकी। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं, जिन्होंने अभी हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था, जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किया था जोमेटो का, जो प्रीवियस वीडियो आप देख लें, उसमें क्या हुआ है कि इनकी रेवेन्यू तो बढ़ रही है, लेकिन इनके खर्चे दुगनी तेजी से बढ़ रहे हैं। लगभग जितनी रेवेन्यू बढ़ रही है उतने ही खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उनका जो एक्चुअल मतलब रेवेन्यू से भी ज्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए, यही बैड न्यूज उन्होंने क्या कहा, इन्होंने एग्जैक्टली देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड राइजिंग मच फास्टर देन द रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग एंड नेट मार्जिन बोथ बिकमिंग मोर नेगेटिव ओवर द लास्ट ईयर। फाइनेंशियल ईयर 2021 में रेवेन्यू था 19,938 मिलियंस की बात हो रही है यहाँ पे। 2022 में 36 तो हुआ, ग्रोथ रेट 81.11% रेवेन्यू में ग्रोथ हुई, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी खर्चे, जो माल बेचा, जो सामान बेचा, या जो सर्विस हमने प्रोवाइड की, उस सर्विस को प्रोवाइड करने में खर्चा कितना हुआ। तो यहां देखिए, यहां कितना, 21,577, 128% की ग्रोथ गुड्स कॉस्ट में। तो रेवेन्यू आपका 81% से ग्रो कर रहा है और कॉस्ट आपकी 128% से ग्रो करी है, इट्स नेवर अ गुड साइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, यहाँ पे -6,000 था, यहाँ पे -15,000 हो गया। नेट प्रॉफिट यहाँ पे -8,000 था, यहाँ पे -12,000 हो गया। अब ऑपरेटिंग मार्जिन का जो लॉस है देखिए, -30 से -42 हो गया, ठीक है। नेट मार्जिन -40 से -30, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। अब इन्होंने क्या किया, कंटिन्यू स्ट्रेटजी जो है अक्वायर करना, ब्लिंकिट को अक्वायर करना, वो सारी चीजें कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो और भी चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें हम जितनी चीज़ें हम ऐड कर लें, बट इसमें अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आ रही है मैक्रो फैक्टर से। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं 2022 में हम सबको पता है कि एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई। इन्फ्लेशन हाई होगा तो कंजम्पशन डाउन होगा, कंजम्पशन डाउन होगा तो कहाँ इंपैक्ट पड़ेगा? कंजम्पशन इंपैक्ट पड़ेगा तो ऑर्डर कम होंगे, लोग रेस्टोरेंट में कम जाएंगे, रेस्टोरेंट का फूड कम ऑफर करेंगे, महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसे कम होंगे। जब लोगों के पास पैसे कम होंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि महंगाई जब बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, 2 तरीके से। एक तो सेम प्रोडक्ट और सेम सर्विस के लिए लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट सिस्टम से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सिस्टम से मनी को सक कर रही है। क्यों? पिछले कोविड के टाइम में इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए सारी दुनिया के लोगों ने भरपूर पैसे छापे, भरपूर प्रिंटिंग ऑफ मनी हुई और उसको सप्लाई की गई, भरपूर गवर्नमेंट ने जो है ना मॉनेटरी मनी सप्लाई इकोनॉमी में जबरदस्त की, ताकि मार्केट सस्टेन रहे। लेकिन उसका इम्पैक्ट अब आकर के पड़ रहा है। वो क्या पड़ रहा है कि अब इतना ज्यादा मनी सर्कुलेट हो गई है मार्केट में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। बस इतना जान लीजिए कि जब बहुत ज़्यादा करेंसी सर्कुलेशन किसी भी इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी में हो जाता है तो उससे एक प्रेशर जनरेट होता है, और जब लोगों के पास पॉकेट में ज़्यादा पैसे होंगे तो क्या होगा, सेम प्रोडक्ट के लिए वो ज़्यादा पैसे ऑफर करेंगे, उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई बढ़ने से क्या होता है कि जो गरीब तबका है, वो तबका जिसके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, वो भूखों मरने लगेगा। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, गवर्नमेंट
इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, तो जिससे कि जो एक्सेस मनी जो है जो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है वो सक कर ले। जब वो सक करेगी तो क्या होगा, जो डिमांड पहले बढ़ रही थी, जो डिमांड थी मार्केट में, मनी ज़्यादा थी तो लोगों के कंजम्पशन भी ज़्यादा हो रहे थे, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। अब क्या करेंगे लोग, अब रुक जाएंगे, कंज्यूम करना कम कर देंगे। इससे अभी भी बता रहा हूँ बहुत बड़ा खतरा है जिसकी बात हो रही है कि अब हो सकता है कि इसकी वजह से रिसेशन शुरू हो जाए। आप देखोगे अगर थोड़े से जो लोग बिजनेस न्यूज़ पढ़ते हों या थोड़ा सा इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में अवेयर हों, तो मैं बता दूं कि पूरी दुनिया चिंतित है इसको लेकर के कि कहीं रिसेशन ना हो जाए। और कई लोग तो कह रहे हैं कि रिसेशन ड्यू है, रिसेशन आने वाला है। अब मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, बट रिसेशन होगा, जिसको कि बार बार एक टर्म कहा जा रहा है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग यानी इन्फ्लेशन से बचाना भी है, रिसेशन में जाने भी नहीं देना है। ठीक है, प्रोडक्शन, क्योंकि डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो फिर एक विशेष साइकिल शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत रिस्की हैं, और ये इन सबका इम्पैक्ट पड़ेगा कहाँ पे, इस जोमेटो के बिजनेस मॉड्यूल पे। तो अब यहाँ पर अब देखिए रिस्क कैपिटल क्या होगा, रिस्क कैपिटल हटेगी यहाँ से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे ही बढ़ेगी यहाँ पे, तो अब प्रॉब्लम क्या होगी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने से, जैसे मैंने बताया कि वैल्यूएशन मॉडल जो होता है, जब वैल्यूएशन करते हैं हम कंपनी का, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो रिस्क फ्री रेट है, जिसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिस्क फ्री रेट यानी इंटरेस्ट रेट जो होता है, वो उसको उसी से हम डिस्काउंट करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट ही बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, तो क्या होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू और कम हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, अगर 5% इंटरेस्ट रेट है तो आज से एक साल बाद की 105 रुपए की वैल्यू आज 100 रुपए है। लेकिन अगर 10% इंटरेस्ट रेट हो गया तो मिलेंगे एक साल बाद 110, लेकिन आज उसकी वैल्यू 100 ही रहेगी। तो इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू उतना ही कम होता चला जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? तो ये सिंपल सी बात है। अब उसके हिसाब से ऑब्वियसली इसकी वैल्यूएशन अफेक्ट होगी। तो अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने इसको एक नया फॉर्मेट में नई कंस्टिट्यूशन को कंसिडर करते हुए इन्होंने कैलकुलेशन किया है। और ये देखिए, ये कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। इन्होंने क्या किया कि इट्स अ कोर फूड डिलीवरी कंपनी, लेकिन ब्लिंकिट एक्विजिशन के बाद ये ग्रॉसरी डिलीवरी में आ गए हैं। अब ग्रॉसरी डिलीवरी के साथ साथ क्या प्रॉब्लम है कि ग्रॉसरी डिलीवरी जो है वो बहुत कंपटीशन है इसमें, और ऑलरेडी ये बहुत लो मार्जिन बिजनेस है। ठीक है, अब इन्होंने फिर एज्यूम किया, इस बार देखिए ये यूएस डॉलर, ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने रुपीस कर दिया है, बट ये यूएस डॉलर्स में सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ये 500,000 का यूएस डॉलर का मार्केट है। मार्केट रेट उन्होंने यही माना है लगभग 42, लेकिन यहाँ पे 30%। रेवेन्यू शेयर काफ़ी कम हो गया 16.95%। ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए -42 से 35, री इन्वेस्टमेंट 5 से 39। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई, वहां जो पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी 8.79% जब उन्होंने लास्ट ईयर किया था, अब ये 11% यहाँ पे आ गई। रिस्क ऑफ फेल्योर 10% का है। ठीक है, अब उसके बाद कैलकुलेशन उन्होंने किया यहाँ पे, ये उन्होंने इनका एजम्पशन है कि भाई टर्मिनल ईयर की वैल्यू इतनी है। अब ये रुपीज़ में, ये मिलियंस वैल्यूज हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने ये रुपीज़ में कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे। तो ये 457 की टर्मिनल वैल्यू हो गई। प्रेजेंट वैल्यू आप देखो, मार्केट शेयर इनके हिसाब से 41 से गिरते गिरते, पहले था एज्यूम की 41% ही रहेगा, अब मार्केट वैल्यू क्या है, 41% से गिरते गिरते 30% तक हो गई। एबिट में से आफ्टर इंटरेस्ट वैल्यू ये रह गई। फ्री कैश फ्लो इनको दिख रहा है यहाँ पर। अब टर्मिनल वैल्यू और सारी कैलकुलेशन के बाद सेम तरीके की कैलकुलेशन हुई है। अब उसके बाद सिनेरियो कहाँ पर आ रहा है, वैल्यू ऑफ इक्विटी 3,19,983 मिलियंस। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स चूंकि बढ़ गए, नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने क्या किए, बढ़ा दिए और शेयर्स रिलीज किए हैं। तो उससे क्या हुआ, वैल्यू पर शेयर अब जो आ रही है वो आ रही है 35.32। तो अब अश्वत्थ दामोदरन जी के हिसाब से जोमेटो की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है करंट सिनेरियो में, अब वो हो गई है 35। यानी कि अभी जो मार्केट रेट चल रहा है उससे भी नीचे इसकी वैल्यू गिरेगी। अब मार्केट देखिए, मार्केट है, इस पे भी इन्होंने क्या किया, अब चूंकि मार्केट देखिए बड़ा अनसर्टेन है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी गेम है, तो जितने ये कैलकुलेशंस होते हैं सब प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन, जिसमें कि दामोदरन जी ने खुद कहा कि अराउंड ये कंप्यूटराइज सिमुलेशन रन किए जाते हैं और उसमें मोर देन 10,000 सिमुलेशंस भी रन किए जाते हैं।
तो अब उसके हिसाब से जो ये वैल्यूएशन निकल के आए इन जुलाई 2022, तो ये परसेंटाइल है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है। 0% परसेंटाइल क्या है? 13.79। तो ये देखिए, ये ग्राफ बन रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ग्राफ, ये प्रोबेबिलिटी ग्राफ है 0 से लेके और यहाँ तक का। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की रेंज है। रेंज कहाँ पर है? यानी 20 रुपए से लेकर के 13 रुपए से लेकर 90 रुपए तक की बीच की रेंज है। इसमें जो मिडल यानी कि जो मीन आ रहा है इसका, ठीक है, इसका मीन 50% आ रहा है 34.12 पे। तो इस वैल्यूएशन और इस सिमुलेशन के हिसाब से भी जो रियलिस्टिक वैल्यू आ रही है वो 34 रुपीज के आसपास आ रही है। मार्केट और गिरेगा। एक्शन प्लान में इनका फाइनल वर्डिक्ट है कि इफ यू आर एन इन्वेस्टर, और अगर आपने जो है इसको होल्ड किया हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि भाई अब कुछ नहीं कहा जा सकता है और इसके बारे में ये मार्केट में थोड़ा और गिर सकता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो ये डिफरेंट गेम है, आप इसमें रहें ही ना एकदम से, ठीक है। और दूसरी चीज़ उन्होंने साफ कहा है कि देखिए, सबसे लास्ट लाइन जो है कि ये जो टू मेक दैट जजमेंट, क्या कहा कि यू आर गेजिंग द मूड एंड मोमेंटम विच एट द मोमेंट एक्सट्रीमली नेगेटिव फॉर द स्टॉक एंड ट्राइंग टू गेट अहेड ऑफ अ शिफ्ट बैक टू द पॉजिटिव। यानी कि अगर आप सोच रहे हो, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि अब तो बहुत गिर गया, अब यहां से ये ऊपर उठेगा और मैं पहले ही अभी खरीद लूं, तो आप फर्स्ट बायर होना चाहते हैं कि बस अब जब यहां से रिवर्सल करेगा तो आई विल बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल वन। जनरली गिरते हुए शेयर को लोग क्यों खरीदते हैं? कि उनको लगता है कि जब यहां से वो रिटर्न करेगा ना तो मैं सबसे ज़्यादा इसको मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये एक केस स्टडी, आज हम इसमें इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, हम एक इसको केस स्टडी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसके लिए भाई सीधी सी बात है, अगर आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं तो, और आप इसको बेटर मूवमेंट के लिए प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए या किसी टेम्पल, चर्च या मॉस्क में जाइए। सीधी सी बात है। इन्होंने ये फिर ये कहा कि 2021 में जब इन्होंने कहा कि भाई जोमेटो का शेयर की वैल्यू इतनी है और फिर भी आप इसको बाय करके अगर आज तक आप इसको होल्ड कर किए हुए हैं और कि ये वापस अब फिर से अपनी ग्लोरी पे पहुंच जाएगा, तो भाई अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। एक ही चीज़ कह रहे हैं कि ये इट इज़ बेटर एक्सप्लेन बाय ग्रीड और कैपेसिटी टू क्लास जजमेंट। ग्रीड जो है क्या करता है, आपकी जजमेंट करने की कैपेसिटी को क्लाउड क्या कर देता है, यानी कि उसको अफेक्ट कर देता है। और कुछ नहीं कह सकता। ग्रीड ही है जिसकी वजह से लोगों ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाला जिसका कोई रियलिस्टिकली कभी किसी ने देखा नहीं, किसी के हाथ में नहीं आया, बहुत कम लोगों ने शायद इसका यूज किया होगा, दैट इज क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन। इंडिया में जहां तक मैंने सुना कि भाई करोड़ों लोगों ने बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाला, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं शायद ही किसी ने हाथ में बिटकॉइन देखा हो या बिटकॉइन का यूज किया हो। देखना तो चलो कोई बात नहीं, यूज किया हो। जिस चीज़ की कोई रियल वर्थ नहीं है, जिस चीज़ की कोई उसके ऊपर कंट्रोलिंग नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, उसकी कोई प्रूडेंस नहीं है, हर सॉफ्टवेयर, अभी शुरुआत हो गई थी कि हर कोई जो है वो चांदनी ये नेहरू मार्केट से जो है नेहरू प्लेस से जा करके और सिस्टम ले करके और वहाँ से बिटकॉइन रिग करना शुरू कर दे रहा था कि हम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर रहे हैं। तो हर दूसरा बंदा, मतलब नेहरू प्लेस में तो जैसे बिजनेस खुल गया हो कि हम आपको बेच रहे हैं सारी चीज़ें, जीपीयू ग्राफिक कार्ड्स लगा लगा करके, और आप इसमें से क्रिप्टो करेंसी माइन करो और करोड़पति बनो। तो अब इस तरीके के बिजनेस में इस तरीके की अगर कोई चीज़ है तो उस पर आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो और कितना वायबल है, ये एक प्रूडेंस की बात है। ऑलवेज गो फॉर द प्रूडेंस। और अब हम देखते हैं यहाँ पर कि चार्ट की स्टोरी क्या कह रही है। अब देखिए, ये है चार्ट की स्टोरी आज भी एग्जैक्टली पॉइंट जहां पर कि इन्होंने कहा था। यहाँ पे देखिए इस जगह पर कि ये यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर जो है इन्होंने कहा कि ये जो है वैल्यू 41 से इसने रिवर्स करना शुरू किया 40.65, एग्जैक्ट सेम अमाउंट। मतलब इतना एक्यूरेट तो शायद कोई ही हो सकता है कि एकदम सेम वैल्यू पे जाकर के अच्छे वॉल्यूम के साथ रिकवरी आई। लेकिन क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगी? अब आज जो ये देखिए दूसरे दिन के अंदर ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ये कैंडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है, वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। और फिर हमारे वैल्यूएशन गुरु का एक आ गया है प्रिडिक्शन कि भैया अब जो है ये 35 रुपीज़ भी जा सकता है। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको ड्रैग करूं तो उनके हिसाब से ये फिगर जो है कहाँ जा रही है, ये फिगर यहाँ आ रही है इस जगह 35।
तो ये अपने आप में एक बहुत ही रिस्की सिनेरियो है। अब अगर देखें मोमेंटम के हिसाब से तो आरएसआई भी देखिए बाकायदा 40 के नीचे है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि शेयर के अंदर खुद अभी वीकनेस बनी हुई है, किसी भी तरह की कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, अपने मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो इसका मतलब अभी कंफर्म है कि इसमें कोई बाइंग स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे क्या कहूँगा कि आप भूल करके भी जो है अभी फिलहाल इसके अंदर ना जाएं, और अभी फिलहाल इसके चीज़ों को अभी एक्साइटमेंट में आकर के, जोश में आकर कर यहाँ पर इसको न इसमें ट्रेड लें और इसको बाय करने के लिए ना जाएं। अभी क्या किया है देखिए, जोमेटो में एक और घटना घटी है। एक दिन पहले इन्होंने ₹1 की वैल्यू पे ह्यूज अमाउंट, मतलब 98% डिस्काउंट दे करके ₹1 की वैल्यू पे अपने एम्प्लॉयज को इस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में ढेर सारे शेयर्स अलॉट कर दिए। अब ये क्या है देखिए, ऑलरेडी इनके इसमें कोई प्रमोटर तो है नहीं, तो मालिक है नहीं इसमें, जो इसके जो सीएफओज या सीईओज हैं, जो लोग टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, वही इसको कंट्रोल कर रहे हैं और वो अपना बेस्ट इंटरेस्ट देखते हैं। उन्होंने ऑलरेडी ढेर सारे स्टॉक ऑप्शन ले रखे हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि एम्प्लॉयज क्यों, अब ये एक इनका मूव था एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन देने का, क्योंकि जैसे देखिए इट्स उनको लग रहा था कि जोमेटो इट्स गोइंग टू बी सिंकिंग शिप, अब ये डूबती हुई कंपनी है, तो ढेर सारे एम्प्लॉयज अब इसको छोड़ के भागेंगे। वो उन्होंने एक डेस्परेट मूव लिया है, ये एक डेस्परेट मूव है अपनी कंपनी से एम्प्लॉयज को रोकने का, कि जब उनको हम ईसॉप्स ₹1 की वैल्यू पे दे देंगे तो कहेंगे, उनको लगे कि भैया ₹40 की वैल्यू है, ₹1 में मिल रहा है, वो शेयर ले लो। और उसके लिए चूंकि लॉक इन पीरियड होता है, वो लेकर के तुरंत मार्केट में बेच नहीं सकते हैं, तो वो उस लॉक इन पीरियड तक एटलीस्ट कंपनी में बने रहेंगे, भागेंगे नहीं कंपनी को छोड़ करके, कंपनी में रुके रहेंगे। तो ये एक डेस्परेट मूव है अपनी एम्प्लॉय रिटेन करने का। ओवरऑल जोमेटो का फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं दिख रहा है, जोमेटो का सिनेरियो बहुत ब्राइट नहीं दिख रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम कहीं भी एडवाइस नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसे शेयर में, ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अभी आप देखिए, इसका बिजनेस वॉच करिए, प्राइस एक्शन को वॉच करिए, और आगे अगर कहीं कोई बहुत पॉजिटिव इसकी जो फंडामेंटल्स चेंज होते हैं, बिजनेस मॉडल चेंज होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करती है और प्राइस एक्शन उस मूव को कंफर्म करता है, तब बहुत टाइम पड़ा है आपको पैसे लगाने के लिए। और बाकी समय के लिए दुनिया में बहुत से शेयर्स हैं, आपके यहाँ हज़ारों शेयर्स हैं जिनसे कि आप इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों, आपको अब वीडियो ये पसंद आया हो, थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन ये एक अच्छा डिस्कशन था, मुझे लगा कि ज़रूरी है आपके सामने ले आना। इस बहाने मैंने वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ले आया, उसके ऊपर हम अलग अलग से वीडियो भी आपके सामने लेके आएंगे कि शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। तो जो लोग इसके बारे में, इसकी जानकारी जानना चाहते हैं, उनके लिए हम वो वीडियो प्रेजेंट करेंगे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाए। चलिए, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।